हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 2 जो कि है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जा करके वो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर जो कि है लेखांकन के आधार, जिसमें कि हम लोग विभिन्न प्रकार के लेखांकन आधारों को समझेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा लेखांकन का आधार है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक है नकद आधार, दूसरा है उपार्जन आधार। इसका मतलब क्या हुआ लेखांकन के आधार का, यानी कि जो हम लेखांकन का कार्य करेंगे, ठीक है, जो भी हम लोग बुक्स में अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे सौदों की, वो किस आधार पे करेंगे। तो ये जो आधार है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। तो इन दोनों टाइप्स के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है नकद आधार। तो नकद आधार पर जब हम लोग लेखांकन करते हैं तो क्या नियम होता है। तो इसके अंतर्गत केवल नकदी लेन देनों का ही लेखा किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की प्राप्य अथवा देय राशि के लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। इस प्रकार यह लेखांकन पद्धति केवल नकद प्राप्ति एवं नकद भुगतान संबंधी जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, देखिए सिंपल सा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नकद आधार यानी कि केवल नकदी लेन देनों का ही हम लोग लेखा करते हैं। यानी कि जब हमने माल बेचा, अगर मान लीजिए, और हमें तुरंत कैश में पैसा मिल गया तो उसका हम लोग लेखा करेंगे। और अगर हमने माल कहीं से ख़रीदा और हमने तुरंत उसको कैश में पेमेंट कर दिया तो भी हम लोग उसका लेखा करेंगे। लेकिन अगर इसके जगह पे हमने माल ख़रीदा लेकिन अभी पैसा देना बाकी है, या फिर हमने माल बेचा और हमें पैसा मिलना बाकी है, तो जहाँ पैसा बाकी है मिलना या देना, उस कंडीशन का हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं। यानी कि तुरंत में जब कैश पेमेंट हो रहा है या फिर कैश रिसीव हो रहा है, सिर्फ उन्हीं लेन देनों का हम लोग लेखा करेंगे। बाकी उधार के जितने भी लेन देन हैं उनका लेखा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके लाभ और हानि को। तो देखिए, इस पद्धति का सबसे पहला लाभ ये है कि ये एक सरल पद्धति है। यानी कि इसमें जो रिकॉर्डिंग करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि हमें बस पता है कि जब हमें कैश में पेमेंट मिलेगा या फिर कैश हम लोग किसी को पेमेंट करेंगे, इन्हीं दोनों केस में हमें क्या करना है, लेखा करना है। तो बहुत ही आसानी से इसकी पद्धति को समझा जा सकता है। दूसरा, रोकड़ स्थिति का ज्ञान। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश की रिकॉर्डिंग करें, यानी कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस में कैश की स्थिति क्या है, इसका ज्ञान हमें अच्छे से हो जाता है। और तीसरा है कि गैर व्यापारिक संस्था व पेशेवर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि गैर व्यापारिक संस्था हमारी क्या करती हैं कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से तो कार्य करती नहीं, इनका उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना। जैसे कि आपके डॉक्टर्स हो गए, यानी कि हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो सौदे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नकद में होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं तो तुरंत पैसा देते हैं। पुलिस थाने में तुरंत जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पैसा दिया जाता है। लाइब्रेरी में बुक्स खरीदते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं तो उसका जो फ़ीस होता है वो हम लोग तुरंत पे करते हैं। तो इन सब जगहों पर क्योंकि कैश में ही सारे काम होते हैं, बहुत ही मिनिमम केस में हमारे उधार सौदे होते हैं, तो इसलिए ये पद्धति जो है ये गैर व्यापारिक संस्था के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, अब इसके दोष भी देख लेंगे। तो दोष में हमारा है, सबसे पहला दोष है कि सही लाभ हानि की जानकारी असंभव। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कैश के पेमेंट होने की या फिर कैश के रिसीव होने की एंट्री की है। ऐसे हमारे व्यापार में बहुत सारे सौदे हुए होंगे, अगर हमारा व्यापार व्यावसायिक है तो उस कंडीशन में ऐसे बहुत सारे सौदे होते हैं जो कि उधार होते हैं। तो जब हम उधार सौदों का लेखा नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ नकद सौदों का लेखा किए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस की स्थिति क्या है। फिर है व्यावसायिक संस्था के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि ये व्यावसायिक संस्था जो होती है उसमें उधार सौदे भी होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग नकद लेन देनों का लेखा करेंगे तो ये सही कार्य नहीं होगा, सही पद्धति नहीं होगी। फिर है तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई। तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई का मतलब है कि अगर हम लोग पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन करें अपने प्रॉफिट और लॉस का, तो हमें सही सही प्रॉफिट और लॉस की स्थिति नहीं पता चल पाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल में नकद लेन देन जो है वो कम हुए हों और इस साल में नकद लेन देन ज़्यादा हुए हों। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग देखें, नकद और उधार दोनों को मिला करके देखेंगे, तो हो सकता है इस साल का प्रॉफिट कम हो, पिछले साल का प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस वजह से ये हमें प्रॉपर जो है तुलना करके नहीं बता पाता कि हमें पिछले साल ज़्यादा लाभ हुआ था कि इस साल हुआ है। हाँ, सिर्फ ये कौन सी स्थिति बता सकता है कि हमें पिछले साल हमारे कैश के जो लेन देन है वो कम हुए थे, या इस साल के कैश के लेन देन कम हुए हैं या फिर ज़्यादा हुआ है।
चौथा है वैधानिक मान्यता का अभाव, तो इस पद्धति को वैधानिक मान्यता नहीं मिली है। फिर है पाँचवां दोष समायोजन का अभाव, यानी कि जब हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ नकदी लेन-देनों का ही लेखा करते हैं तो समायोजन क्यों होता है? समायोजन होता है कि जो चीज़ें छूट गई हैं या फिर कुछ उधार सौदे बाकी हैं, ऐसा कोई कंडीशन रहता है तो वहाँ पे हम लोग समायोजन करते हैं। बट इस पद्धति में समायोजन का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि नकद लेन-देन हुआ, आपने उसकी फट से एंट्री कर ली, तो समायोजन का स्थान कहाँ ही मिलेगा, ठीक है? और लास्ट है सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं। तो वही है, जब हमें सही लाभ हानि नहीं पता चल पाएगी तो सही आर्थिक स्थिति भी तो पता नहीं चल पाएगी। तो ये था हमारा सबसे पहला आधार जो है नकद आधार, और उसके लाभ और दोष। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे आधार की ओर जो कि है उपार्जन आधार। तो देखिए, उपार्जन आधार के अंतर्गत नकद एवं उधार दोनों ही प्रकार के सौदों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। अर्थात इस पद्धति में नकद लेन देनों सहित विभिन्न प्राप्य एवं देय राशियों की भी प्रविष्टि की जाती है। और भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सभी कंपनियों को अपने खाते उपार्जन आधार पर तैयार करना अनिवार्य है। सिंपल से आप समझ सकते हैं कि उपार्जन आधार क्या है, जिसमें नकद और उधार दोनों प्रकार के ही सौदों का हम लोग लेखा करते हैं, वो हमारी उपार्जन आधार पर लेखांकन की पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो आप अगर अंतर करना चाहें तो सिंपल सा है, नकद आधार में क्या होगा, सिर्फ नकदी लेन देनों का लेखा होता है। उपार्जन आधार में क्या होता है, नकदी और उधार दोनों ही लेन देनों का लेखा किया जाता है। ठीक है, फिर अब इसके लाभ और दोष देख लेते हैं। लाभ क्या है, तो सही लाभ हानि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि नकद एवं उधार दोनों सौदों का हमने लेखा किया है, इस वजह से हमें सही आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है। मिलान अवधारणा का पालन, यानी कि जो हमारी मिलान अवधारणा है जो कि हमें कहती है कि हमने जितना भी व्यय किया है आय प्राप्त करने के लिए, तो हमें हमेशा ये चीज़ मैच करते रहना चाहिए कि हमने जितना व्यय किया है उस हिसाब से हमें इनकम प्राप्त हो रही है, उस हिसाब से हमें आय मिल रही है या नहीं। तो ये कैसे हमें पता चल पाएगा, तभी पता चल पाएगा जब हम नकद और उधार दोनों ही प्रकार के सौदों का लेखा करेंगे। फिर है वैधानिक मान्यता, तो इसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, क्योंकि अभी आपने देखा ऊपर कि इसे अनिवार्य कहा गया है। पाँचवा है व्यावसायिक संस्था के लिए उपयुक्त, यानी कि कोई भी अगर हमारी बिजनेस यूनिट है तो उसमें नकद और उधार दोनों सौदे होते हैं, तो क्योंकि ये आधार जो है ये नकद और उधार दोनों सौदों का लेखांकन करती है, तो इसलिए ये उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। छठवां है तुलनात्मक अध्ययन में सरलता, तो क्योंकि सारे सभी प्रकार के सौदों का सभी प्रकार के मौद्रिक सौदों का लेखांकन किया गया है, तो हम लोग अगर चाहें तो पिछले वर्ष का अपने आगामी वर्ष से, या फिर करंट ईयर से, या फिर कुछ पिछले वर्षों का कुछ आगामी वर्षों से अपना तुलना कर सकते हैं कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है, लाभ की जो मात्रा है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट है लाभ इसका जो है वो है समायोजन की प्रविष्टि, क्योंकि इसमें नकद उधार दोनों सौदे लिखे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर समायोजन भी किया जाता है। समायोजन का मतलब क्या, कि जब उधार सौदा हुआ तो आपने प्रविष्टि की उधार सौदा होने की, जब उस उधार का पेमेंट मिलेगा तो आप उसको समायोजन ही करेंगे ना, एक तरीके से कि हमें उस उधार का पेमेंट मिल गया है, तो ये हो गई समायोजन की प्रविष्टि। अब इसके कुछ दोष हैं जो कि छोटे मोटे से हैं। एक तरीके से कठिन पद्धति है, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसके नियम और सिद्धांतों को एक बार अच्छे समझ लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में अगर कोई कम कुशलता वाला व्यक्ति अगर या लेखापालक रहेगा तो वो इसको नहीं कर सकता है सही से। फिर है अनुमानों पर आधारित, क्योंकि ये आधार जो है ये अनुमानों पर आधारित होता है। जैसे कि हम ये मान के चलते कि हमें भविष्य में, जैसे उधार सौदा हुआ तो हमने उधार सौदे का लेखा कर दिया किस अनुमान पे, कि हमें भविष्य में इसका पैसा मिलेगा, इस वजह से हमने उधार सौदे का लेखा किया। तो यही चीज़ है, इससे थोड़े बहुत लाभ और ये कुछ दोष हैं। तो ये था हमारा दूसरा आधार जो कि है उपार्जन आधार पर लेखांकन। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो लास्ट है ये है हमारा मिश्रित आधार पर लेखांकन। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि मुख्य रूप से दो ही आधार होते हैं लेखांकन के, एक नकद और एक उपार्जन, लेकिन ये थर्ड आधार है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये है मिश्रित आधार पर लेखांकन, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका यूज़ होता है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में भी जानना है। तो क्या है, तो यह पद्धति नकद आधार एवं उपार्जन आधार पर लेखांकन का मिश्रित स्वरूप है। इसमें आय एवं संपत्तियों का लेखांकन नकद आधार पर तथा व्यय एवं दायित्वों का लेखांकन उपार्जन आधार पर होता है। इस प्रकार इस पद्धति में उपार्जित आयों का लेखा नहीं किया जाता, किंतु देय व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, कि कर योग्य आय में छूट प्राप्त करना होता है तथा इसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होती है। इस पद्धति का प्रयोग प्रायः पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
जो सिंपल सा है कि नकद आधार का हमारा नियम होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ नकदी लेन देन का लेखा करना, और उपार्जन आधार का होता है कि नकद एवं उधार दोनों ही लेन देनों का लेखा करना। तो इन दोनों को ही मिक्सचर करके हम लोग का एक नया आधार तैयार होता है, जो कि है मिश्रित आधार। अब कौन सा आधार कहाँ पर यूज़ होगा, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है देखना। तो देखिए, जब बात होती है आय एवं संपत्तियों की, यानी कि इनकम की, और जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं यानी कि संपत्तियाँ हैं, तो इनका जो लेखांकन हम लोग करते हैं वो नकद आधार पे करते हैं। यानी कि जब हमें कैश में हमारी आय मिलती है या फिर कोई संपत्तियाँ जो हमें कैश में मिल रही हैं, तो हम उनका लेखा करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी इनकम है, जैसे मान लीजिए कि आपने माल बेचा है, ठीक है, उसका पैसा अभी आपको नहीं मिला, यानी कि आपने उधार माल बेचा। तो उधार माल जब आपने बेचा, तो उसकी जो आय है, जो उधार माल का पैसा है, वो एक तरीके से क्या है, अभी उधार है, आपको कैश में नहीं मिला, तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कि जब भी हमें इनकम जो हो रही है, जब वो हमें नकद में प्राप्त हो रही है, या फिर हमारी संपत्तियाँ जब नकद में हैं, तभी हम उनकी एंट्री करेंगे। उधार सौदों की, उधार आय की, उधार इनकम की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जब बात होती है व्यय एवं दायित्वों की, यानी कि जब बात होगी खर्च करने की, और कुछ हमारे ऊपर दायित्व जिनका हमें भुगतान करना है, तो इनका लेखा हम लोग उपार्जन आधार पे करेंगे। यानी कि अगर कोई व्यय है, ठीक है, जैसे हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी हमने कैश में पेमेंट कर दी है, तब भी लेखा करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वर्ष की या फिर किसी महीने की सैलरी हमें देनी है, बट अभी हम दे नहीं पाए हैं, हम उसको अगले साल देंगे, तो एक तरीके से क्या हो गया कि हमें देनी है लेकिन हमने भी दिया नहीं है, तो ये भी एक उधार सौदा ही हो गया। तो इसकी भी एंट्री हम लोग करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सिंपल समझना है कि जब भी हमें आय होगी और वो कैश में होगी, तो ही हम लोग उसका लेखा करेंगे, और व्यय एवं दायित्वों का लेखा तब भी हम करेंगे जबकि वो उधार में हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि कर योग्य आय में छूट प्राप्त करना, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नकद आय का लेखा करेंगे, तो हमारी इनकम जब भी है वो बुक्स में कम बताई जाएगी। तो कम बताई जाएगी तो हमें टैक्स भी कम पेमेंट करना होता है। फिर इसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होती है, और इसका यूज़ कौन करता है, पेशेवर व्यक्ति करते हैं। तो ये हमारे 3 आधार थे जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही टॉपिक काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।